हाय बच्चों। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो ये हमारा रेजोनेंस का सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है और मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या नहीं उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर रेजोनेंस है तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। वो सारा कुछ हमें समझ में आ गया, वो हम सबने पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो है रूल्स ऑफ रेजोनेंस और जो दूसरा होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब वो क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो समझ में आएगा। देखो क्या है रूल्स ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या फिर जब भी मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस शो करता है तो कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है जो उसको कभी वायलेट नहीं करता है, और सारे के सारे जो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसा दिखे जिसमें ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारे पास 5 रूल्स हैं, तो एक एक रूल्स को हम डिस्कस करते जाएंगे वन बाय वन। तो जो पहला जो रूल है, एक्चुअली इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, वो यही है, सिंपल सा रूल है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में आरएस लिख रहा हूं। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर्स इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स नॉट इन एटम्स और न्यूक्लियाई। देखो इसका मतलब क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर ये कार्बोनिल कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड O है, इसके साथ रेजोनेंस बना सकता है। अब जब ये रेजोनेंस बनाता है तो यहां पे ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा O- और साथ में OH+। अब देखो यहां ऑक्सीजन के पास क्या दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में और बाकी का एक लोन पेयर उसके पास है, तो यहां पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो देखो यहां पे जो भी मूवमेंट हो रहा है या फिर जो भी चेंजेस हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल तुम यहां पे देखो ऑक्सीजन के पास यहां दो लोन पेयर था और कोई चार्ज नहीं था। अब यहां पे क्या है, दो लोन पेयर तो जो पहले से था वो है ही, साथ में एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी तुमने नहीं देखा कि कोई एटम जो है एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो यही इसका मतलब है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे डिफर्स इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, नॉट इन एटम और न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे एटम्स शब्द यूज किया जाता है, समटाइम्स न्यूक्लियाई भी यूज करते हैं। देखो न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं, एक्चुअली एटम होता क्या है, एक एटम जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, बाकी का जो न्यूक्लियस है वो तो वही फिक्स है। पूरे एक एटम में दो ही चीज है, एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लेकिन न्यूक्लियस वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए कई बार ये वर्ड भी यूज करते हैं कि न्यूक्लियाई जो है वो कहीं मूव नहीं करेगा। अब देखो एक एग्जांपल है, कई बार एग्जाम में पूछता है, जैसे कि ये मैंने बनाया, ये कीटोन है और यहां पे CH2, ये इनॉल है। इनॉल इसलिए बोलते हैं, इन मतलब एल्कीन से यहाँ पे इन शब्द आया, ऑल मतलब अल्कोहल से, ये हमने आइसोमरिज्म में पढ़ा हुआ है। अब पूछता है कई बार क्या ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, अभी 2 हाइड्रोजन है।
यानी कि एक हाइड्रोजन मूव करके इस ऑक्सीजन के पास चला गया। हाइड्रोजन मूव करना मतलब एटम मूव कर गया है, तो इसका मतलब ये जो है हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या है, आइसोमर्स है एक दूसरे के, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट हो ही रहा है, बॉन्ड इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना, तो उसके साथ साथ एटम का भी शिफ्टिंग हो रहा है। तो ये पहला रूल्स था कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होंगे, बट एटम या न्यूक्लियस जो है उनका कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है, वो वही फिक्स रहेंगे। तो ये था तुम्हारा पहला रूल। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब इसके बाद दूसरा रूल क्या है? देखो दूसरा रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और अगर ये नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। वो रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये करता है कि और बोलता है द p orbitals of all the atoms involved in resonance should be in same plane। अब देखो इसका मतलब क्या है, शुड बी इन सेम प्लेन बोलता है, कई बार इसको कोप्लेनर भी बोलता है, कोप्लेनर। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, देखो क्या रेजोनेंस में क्या हो रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है वो जनरली पी ऑर्बिटल्स के थ्रू हो रहा है। तो अब अगर इस एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन को जाना है, दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जब कॉन्जुगेशन होना है, मूवमेंट होना है, तो बोलते हैं कि वो सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नहीं कि एक एटम ऊपर है एक एटम नीचे है, हाँ, तीन चार एटम नीचे एक ऊपर है, तो ये आपस में तो रेजोनेंस हो सकता है जो सेम प्लेन में है। लेकिन अगर कोई एटम आउट ऑफ द प्लेन चला गया, एटम आउट ऑफ द प्लेन चला गया, इसका मतलब उसका पी ऑर्बिटल भी आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में मुश्किल होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर सारे एटम एक ही प्लेन में है, सब एक ही प्लेन में है, तो आपस में एक साथ वो कॉन्जुगेशन में हो सकते हैं। लेकिन कोई एक एटम ऊपर चला गया या नीचे चला गया, मतलब आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने में या फिर मूव करने में क्या होगा, मुश्किल होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सारे एटम, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रेजोनेंस में, तो यहां पे वही लिखा है द पी ऑर्बिटल ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। जो एटम्स इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, अगर वो सब सेम प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो सेम प्लेन में होने को ही कोप्लेनर बोलते हैं, कि दे शुड बी कोप्लेनर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, ये है तुम्हारा बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड में क्या होता है, अब यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड है, सिंगल देन डबल बॉन्ड, तो ये एक रेजोनेंस का तुम्हारा एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जो हमने कल या पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं तो रेजोनेंस हो सकता है। तो इसका मतलब ये एटम और ये एटम, ठीक है, और ये एटम, ये चारों को चारों क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाएगा। बट यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका जो ये जो ग्रुप होता है वो बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन होता है, मतलब इसका प्लेन और इसका प्लेन क्या होता है, एक ही नहीं होता है। मतलब ऐसा समझो ये बेंजीन रिंग है तुम्हारा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऊपर साइड में या नीचे के साइड में, मतलब आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ये जो रेजोनेंस है, कौन सा, कोई अगर पूछेगा तो बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, ये रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आउट ऑफ द प्लेन का, या सेकंड जो हम जो भी रूल पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा एक अच्छा एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिसपे कई बार क्वेश्चंस भी पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो
एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन है, यानी कि एनिलीन टाइप का स्ट्रक्चर है, और इस पे क्या है, दो CH3 ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल एनिलीन। एन पे दो मिथाइल ग्रुप है तो एन डाई मिथाइल एनिलीन। अब देखो यहां पे भी रेजोनेंस का एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है। वो क्या है, मैंने रेजोनेंस के क्राइटेरिया बताए थे कब रेजोनेंस होगा, कि एक लोन पेयर है एक एटम पे और बगल में डबल बॉन्ड है। हाँ, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये रेजोनेंस में आ सकते हैं, ये रेजोनेंस में आ सकते हैं और आते हैं। तो ये क्या है, यहां पे सारे एटम जो है, ऑल एटम्स आर इन प्लेन, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेजोनेंस है। ठीक है, तो बोलेंगे रेजोनेंस है। अब देखो एक और सिमिलर मॉलिक्यूल है, बट यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, इतना सेम है, चेंजेस क्या है, यहां पे एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड भी एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, और ये ग्रुप ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ये ग्रुप भी बहुत बड़ा है। तो क्या होता है, इन तीनों के बीच में हाईली, मतलब एक भीड़ जैसा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। मतलब वो बोलता है कि इतना भीड़ है मेरे अगल बगल, तो मैं एक ही तुम लोग के साथ नहीं रह सकता, तो या तो मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूं या थोड़ा नीचे चला जाता हूं प्लेन के। ठीक है, उस स्टेरिक हिंड्रेंस को एडजस्ट करने के लिए। अब जब इस ये ऐसा हो जाता है, तो यहां पे ये जो है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहता है। हाँ, तो यहां पे नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस मतलब ड्यू टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से कोई रेजोनेंस नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो रेजोनेंस ऑफ, नो रेजोनेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड रिंग। ये जो रिंग है, इसके साथ इसका आपस में कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। ठीक है, तो अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब देखो यहां पे अगर ये रेजोनेंस है, इनकेस अगर रेजोनेंस है, तो मैं जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ही बनाऊंगा, हालांकि कई सारे बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट एक ही अभी ड्रॉ करते हैं। तुम यहां पे देखो तो ऐसा बनता है, ये ऐसे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखो यहां पे ये जो बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड की जो लेंथ है हम उसको x बोले, x है, ऐसा मान लो x है, और यहां पे जो बॉन्ड है इसकी लेंथ बोल दें y है। ये जो नाइट्रोजन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो y है, और यहां पे नाइट्रोजन कार्बन की बॉन्ड लेंथ x है। तो यार पूछता है कि x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो क्या होगा, अब चूंकि ये रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में होने की वजह से यहां पे जो सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिंगल नहीं, उसमें थोड़ा देखो यहां डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो गया, तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो कर रहा है। तो एक तुम उसको एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड नहीं बोल सकते हो, तुम बोलोगे कि ये इसके अंदर क्या एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और हम सब जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये हमेशा सिंगल ही रहेगा, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी, इस वजह से हम बोलेंगे कि x की वैल्यू जो है y से छोटी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत घुमा घुमा के दे सकते हैं। तो तुम्हें लगेगा कि यार ये बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, इसमें रेजोनेंस का क्या काम है। तो एक्चुअली ये इसका जो रीजन है वो रेजोनेंस ही है, कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो फिर उसके वजह से तुम्हारा बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा सेकंड रूल था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग उसको थर्ड रूल के बारे में पढ़ते हैं। चलो अभी थर्ड रूल क्या है,
देखो थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल ये बोलता है कि जब भी रेजोनेंस होगा, जब भी रेजोनेंस होगा उस समय सिंपल रूल है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव नियरली सेम एनर्जी। देखो इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई मॉलिक्यूल है, उसके कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ए बी सी डी, ऐसा मान लो 4-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हाँ, तो बोलते हैं यार जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि यार कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उनका सबका कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ए बी सी डी सबका एनर्जी होगा, तो हम देखो सबकी एनर्जी सेम भी हो सकती है अगर वो एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और अगर एक जैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी भी एक जैसी नहीं होगी। तो बोलता है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। जो भी डिफरेंस रहेगा ए बी सी डी के एनर्जी में, वो बोलते हैं कि बहुत 19-20 टाइप का रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो बस इसको इतना ही लिख लो। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। देखो नेक्स्ट रूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो नेक्स्ट रूल है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, इसके बारे में अब देखो ये किसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में समझेंगे। लेकिन ये जो ये उन एटम्स के बारे में बात हो रही है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो कौन से एटम होंगे, मेनली जो तुम्हारा जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड रो एलिमेंट्स मतलब तुम्हारा एन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये इन सब के बारे में बात हो रही है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, या दूसरी ऐसे भी बोल सकते हो ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमने इस तरह का रेजोनेंस पढ़ा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, ये हमने पढ़ा है। हाँ, देखो अगर तुम कार्बन का यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो कि भाई उसके आखिरी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलता है 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऐसा नहीं कि इसने ऑक्टेट रूल को वायलेट किया है, यहां पे इसका मतलब कुछ अलग है। देखो क्या होता है कि जब भी हम सेकेंड रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, इन सब चीज के बारे में, तो होता क्या है कि इन एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल होता है। और एस और पी ऑर्बिटल में तुम लोगों ने पहले भी इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब आखिरी शेल में एस और पी को कंबाइन कर लो तो आखिरी शेल में बोलते हैं यार मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। तो ये मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम 8 हो सकता है। तो ये 8 रख सकते हैं, 8 से कम रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, राइट। ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। तो यहां पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, बट ये उस रूल को वायलेट नहीं कर रहा है, ये जो रेजोनेंस है। अब यहां पे हमने डिस्कस किया था कि इसका रेजोनेंस कैसा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है, अगर तुम्हारा कार्बन की जगह अगर नाइट्रोजन है तो NH3 प्लस। देखो यहां पे NH3 प्लस, एक्चुअली नाइट्रोजन पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो थोड़ा सा बेसिक होता है,
उसका लोन पेयर, उसके पास एक लोन पेयर होता है, तो वो किसी भी प्रोटॉन को यानी H प्लस को देखा तो बोला कि यार मैं अपना इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यूज करके तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लेता हूं। तो वो H प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस वजह से वो NH3 हो गया, NH3 प्लस। प्लस क्यों आया? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया वो बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर ऐसा है। अब देखो यहां अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन ने टोटल 3 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया है, हाँ? और एक बॉन्ड इधर। तो नाइट्रोजन का जो टोटल अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाए कि भाई आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे देखो हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहां पे एक बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, और यहां पे 3 बॉन्ड। तो टोटल कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, यही तो मतलब होता है। मैंने किसी के साथ शेयर किया है, शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों मेरा भी कैलकुलेट होते हैं कि वो दोनों मेरा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, कार्बन का भी होता है बट नाइट्रोजन का, सेम हाइड्रोजन के साथ भी जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है वो तुम उसको कैलकुलेट करोगे नाइट्रोजन के लिए भी। तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं सेम तरह का स्ट्रक्चर बनाने जाऊं जैसा ऊपर बनाया है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया और यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो ये क्या होगा? CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड NH3 प्लस। प्लस चला गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, हाँ इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो प्लस चला गया। अब यहां पे देखो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 बॉन्ड हो गए, 2 यहां पर और 3 यहां, तो टोटल 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये पॉसिबल नहीं है, हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या उतना, भाई उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, उसके पास ऑर्बिटल ही है कि 8 इलेक्ट्रॉन रख सके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से रखेगा? तो इस वजह से बोलते हैं कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, और इस वजह से भी पढ़ाया जाता है कि कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी इस तरह का दे के पूछे कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो तुम्हें साफ इनकार कर देना है, नहीं ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल के पे जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एक नेक्स्ट जो रूल है, हालांकि वो बड़ा सिंपल सा उसको बताया, बट कई बार क्या है कुछ कुछ लोग उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं, या गलत तरीके से कई बार टीचर भी उसको गलत तरीके से पढ़ा देते हैं। वो क्या है कि नंबर ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन should be same या ऑड इलेक्ट्रॉन की जगह यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखता है कई बार, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों सेम है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो सिंपल सा है CH2 CH2 प्लस, ये फ्री रेडिकल है, हाँ? तो देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, वो लोन पेयर का एग्जांपल दे देते हैं कि लोन पेयर ऐसा है तो ऐसा रहेगा, नहीं लोन पेयर का तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ। हालांकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होने चाहिए, जो भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी सेम होना चाहिए, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर भी सेम होना चाहिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो इसका अगर मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, कैसे बनाते हैं वो हमने देख ही लिया है पिछले लेक्चर में, तो वो क्या होगा, वो हर जगह सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तुम्हारा सिंपल सा एग्जाम्पल है, हाँ, और सिंपल है ये जो 5वां रूल है। तो इस पे कई बार क्वेश्चन रेयर पूछता है, बट हाँ एक रूल है, अगर तुम्हें क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस की ये व्हाट इज ट्रू अबाउट रेजोनेंस या व्हाट इज फॉल्स अबाउट रेजोनेंस, तो ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकता है। तो ये तुम इसको याद रख लो, ठीक है।
तो ये जो हमारा है रूल्स ऑफ रेजोनेंस, ये हमारा खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हाँ, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखो क्या होता है, अभी हद तक हमने ये पढ़ा है कि भाई रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, और जब हम रेजोनेंस बनाएंगे तो रेजोनेंस बनाएंगे तो कौन से रूल फॉलो करेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सिर्फ इस पे बेस्ड होगा कि एक मॉलिक्यूल है, वो दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है अगर, तो मैंने ये डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, वो बोलते हैं वो रियल स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का। तो इसका मतलब हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उस मेन जो रियल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, उसके लिए सबका एक एक कंट्रीब्यूशन है। तो बोलेंगे यार ये हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है किसका कंट्रीब्यूशन कम है। तो भाई कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वो बोलेगा यार सबसे ज्यादा स्टेबल मैं हूं तो सबसे ज्यादा मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो तुम्हें सब ये अभी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो उनके बीच में हम आपस में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसका क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन जो है रेजोनेंस हाइब्रिड में वो सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहां पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लिखना सही नहीं है, ये हर तरह से हर चीज में कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो सिर्फ स्टेबिलिटी में ही कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, हर चीज में कंट्रीब्यूशन रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखो जो इसमें छह पॉइंट है टोटल। तो जो पहला पॉइंट है बड़ा सिंपल सा और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, वो ये है कि इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अनडिस्टिंग्विशेबल, जिसके बीच में मतलब दो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो एग्जैक्ट सेम दिखे, मतलब उनके बीच में तुम डिफरेंशिएट ना कर पाओ। इसका मतलब उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है रेजोनेंस होने के बाद भी वो सेम है। तो इस तरह के जो है, अब भाई जाहिर सी बात है अगर इक्विवेलेंट है, एक ही जैसे हैं, तो उनका एनर्जी भी एक जैसा होगा, और एनर्जी अगर एक जैसा होगा तो उनका कंट्रीब्यूशन भी एक जैसा होगा। कंट्रीब्यूट इक्वली, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे बड़ा एग्जांपल भाई तुम्हारा बेंजीन है। तो बेंजीन का जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम ही दिखेगा। क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये सेम है। और भी ऐसे बहुत सारे ले सकते हो, CH2 CH CH2 माइनस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पे भी सेम ही दिखेगा, बस उल्टा कर दो दोनों को। तो ये क्या है, इन्हीं को हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी E और 1 और 2 की क्या होगी, सेम होगी। उसी तरह यहाँ पे भी 1 और 2 की एनर्जी सेम होगी, और एनर्जी सेम होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये पहला एग्जांपल था, पहला कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो फटाफट जल्दी हम बाकी के खत्म कर लेंगे। अब देखो कि मैंने रेजोनेंस को पहले लेक्चर में हमने इतने अच्छे से डिस्कस किया है, इस वजह से हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो पहला लेक्चर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, यार कैसे हमें ड्रॉ करना है, कहां पर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है। अब जब तुम वो सीख लोगे तो ये सब फिर बहुत इजी हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट bonds are more stable
बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब देखो एक एग्जांपल से दिखाते हैं, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2। अब यहाँ पे देखो यार, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पहले कैलकुलेट कर लो। देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड करो तो 2 इधर है, 3 इधर है, टोटल कितना हुआ 5 कार्बन कार्बन। हाइड्रोजन के साथ कितना है, 2 इधर 1 इधर, तो 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 2, टोटल कितना 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हुए 11 कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे अगर रेजोनेंस होता है, ये ऐसे गया और ये ऐसे, उल्टा भी बना सकते हो, इधर से इधर इधर से। टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये है और 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे एक जैसे। तो ये तुम्हारा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। अब यहां पे देखो, अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैलकुलेट करो, तो एक यहां पर है, 2 यहां पर और एक यहां, टोटल कितना हुआ 4 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं आया तो पहले 6 थे, अभी भी 6 होंगे, 2 3 4 2 6, टोटल हुए 6। तो ये टोटल मिला के हुए 10। तो यहां पे क्या है 11 है, यहां पे कितना है 10 है। तो इस वजह से बोलते हैं ये जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, हाँ, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी सेकंड से। देखो हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात करेंगे तो हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो इसके पहले वाले, इसका जो पहला वाला जो पॉइंट था वहां पे भी सेम है कि जो स्टेबिलिटी ज्यादा, हम जो भी बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की अगर बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। पर जिसकी ज्यादा एनर्जी है वो कम स्टेबल होता है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा रहेगी। ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास 11 बॉन्ड है, इसके पास 10 बॉन्ड है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो बोलते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है तो उसका मोर कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चलो अभी थर्ड पे आते हैं। देखो थर्ड बड़ा एग्जाम बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल है। थर्ड क्या बोलता है, बहुत सिंपल है, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सिंपल सा है, कोई एक मॉलिक्यूल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया मैंने, कोई भी मॉलिक्यूल में जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, अभी देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ सिंपल सा है, ये O माइनस डबल बॉन्ड OH प्लस, ये ऐसा, ये है तुम्हारा न्यूट्रल, ये हो गया तुम्हारा चार्ज। तो स्टेबिलिटी किसका रहेगा, तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो कौन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है फर्स्ट का ज्यादा रहेगा सेकंड से, फर्स्ट का ज्यादा रहेगा सेकंड से। देखो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है ना, ऐसा माना जाता है कि जब भी मॉलिक्यूल में चार्ज क्रिएट होता है, खासकर अपोजिट चार्ज, हमेशा अपोजिट चार्ज ही क्रिएट होगा, न्यूट्रल से हमेशा जाएगा, तो न्यूट्रल रहने के लिए अपोजिट चार्ज ही जनरेट करना पड़ेगा। तो आपस में क्या होता है ना, अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे लगेगा तो वो स्ट्रेन आता है, मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रेन डेवलप होता है, और उस स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये जो मेन रीजन है, वो बुक में नहीं लिखा रहेगा बट यही रीजन है एक्चुअली। उसी तरह इसके पहले वाला जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे कि मोर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब मोर स्टेबल, उसके पीछे भी रीजन क्या था कि देखो जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉन्ड बना एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई,
उसने रिलीज कर दिया, जब कम हो गई एनर्जी, इसका मतलब वो स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा, जाहिर सी बात है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, और जितनी कम होती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। इस वजह से जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनने के लिए उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये सब रीजन है, जनरली बुक्स में नहीं लिखा होता है, हाँ, बट ये रीजन है। तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया, हाँ, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो चौथा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा ये है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, हाँ, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये ऑक्टेट का जो कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उसके स्टेबिलिटी का ये जो रिलेशनशिप है वो हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर बस हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो ये तुम्हारा फोर्थ पॉइंट है, एटम्स participating in resonating structure should have complete octet for being more stable। अब ये थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो गया, बट एडजस्ट कर लेना तुम लोग, कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इफ ऑल द एटम्स विच इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल कंपेयर टू अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, सो दोज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑल एटम आर फॉलोइंग ऑक्टेट रूल्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट विल बी मोर स्टेबल। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट रूल यहां सब फॉलो करेंगे बट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा है कुछ CH3 CH2 प्लस, CH2 प्लस नहीं लिखेंगे, OH। देखो यहां पे क्या है, कार्बन का, देखो मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया था कैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वैलेंस शेल का। बॉन्ड कैलकुलेट कर लो, सिर्फ बॉन्ड कैलकुलेट कर लो तो हर बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, एक इधर है, एक इधर है और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है, तो हर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में। और साथ में कोई चार्ज तो है नहीं, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ना। इसके पास कोई लोन पेयर है, तो लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पेयर भी नहीं है। इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, तो 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। साथ में इसके पास लोन पेयर भी है, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो ये हमने जब रेजोनेंस कैसे बनाते हैं, तो उसमें हमने जब डिस्कस किया था कि 6 कंडीशन में रेजोनेंस फॉर्म होगा, रेजोनेंस मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस शो करेगा, तो उसमें ये 6वां वाला कंडीशन था कि ये ऑक्सीजन जो है वो बोलता है कार्बन से कि भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो मैं ही इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा में है, तो हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये आपस में क्या हो गए, बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, क्योंकि भाई पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम था उसके पास। अब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे दिया, तो भाई ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड हो गए, एक इधर, 2 इधर और एक हाइड्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कैलकुलेट करो,
ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक लोन पेयर बचा हुआ है, अभी एक पार्टिसिपेट किया था, एक बचा है, तो उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी एक 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई रेजोनेंस में, सारे सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पूछेगा भाई कि फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो तुम बोलोगे कि सेकंड की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी पहले से। हाँ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एक एग्जाम्पल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको तुम लोग लिख लो। तो ये हमेशा रहेगा, ये चौथा पॉइंट है। तो ये मैं इसको रब कर देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं, उसको तुम लोग ड्रॉ करके खुद से देख लेना या कैलकुलेट कर लेना, मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल होता है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एक स्पीसीज होता है, ऐसा भी बोल सकते हो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन का टाइप का ही, उसको हम लोग एसाइलिनियम आयन बोलते हैं। उसके बारे में बाद में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे। तो मैं उसको ड्रॉ करता हूं, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा। तो यहां पे भी देखो क्या सेम कंडीशन है, अगर तुम यहां पे भी कैलकुलेट करोगे तो सेम है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे ये ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन देके बोला भाई बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, तो ये यहां पे कैलकुलेट करोगे तो यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां पे नहीं है। तो यहां पे भी जो सेकंड वाला होगा मोर स्टेबल होगा पहले से। तो ये होगा तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, ये हो गया। तो ये चौथा था तुम्हारा। अब 2 पॉइंट और बचे हैं, उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, तो अभी देखो नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट वाला बोलता है कि मोर चार्ज सेपरेशन, जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कम होगी। हाँ, तो उसको क्या लिख सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ मोर, अब इसका मतलब क्या समझेंगे, चार्ज सेपरेशन आर अनस्टेबल। ये पांचवा है। तो जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर विथ मोर चार्ज सेपरेशन आर मोर अनस्टेबल, ऐसा लिख सकते हो, मोर अनस्टेबल। हाँ, इसका मतलब क्या, देखो इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। ये मान लो तुम्हारा फिनॉल है, OH फिनॉल है। इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं फटाफट। अभी इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जांपल, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आएगी। तुमने जितने भी अभी एक एक करके पॉइंट्स पढ़े, उसके कई सारे पार्ट आ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ठीक है। और ये सारे क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि भाई जितना न्यूट्रल होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो पूछेगा कि भाई इनमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हम बोलेंगे पहला और जो पांचवा है वो दोनों न्यूट्रल है, तो उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और पहला और पांचवा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ही जैसे हैं, उनमें तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एक ही जैसा है। तो बोलेंगे कि पहला और पांचवे की जो स्टेबिलिटी है वो सेम रहेगी, सेम है।
और इन सब की स्टेबिलिटी इन लोगों से ज्यादा है, क्योंकि भाई ये क्या है, चार्ज पार्टिकल हो गए, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब देखो इसमें ये जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या है भाई, चार्ज सेपरेशन तो है, हाँ ये अगल बगल में है, अब ये और दूर हो गया, तो यही बोल रहा है भाई, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होता जाएगा, जितना दूर होते जाएंगे प्लस माइनस चार्ज, बोलते हैं कि यार उतना ज्यादा स्टेबिलिटी जो है कम होती जाएगी। ये सेम चार्ज के बारे में कभी बात नहीं होगी। सेम चार्ज मतलब जैसे दो निगेटिव चार्ज है, भाई वो जितना दूर रहे उतना अच्छा है, क्यों, क्योंकि जितना दूर रहेंगे हम बोलेंगे कि भाई उसके बीच में रिपल्शन कम लगेगा, क्योंकि सेम है ना, तो सेम है तो अच्छी बात है, दूर रहे। लेकिन जब एक ही जैसे जब अपोजिट होते हैं प्लस माइनस, तो बोलते हैं वो पास रहने चाहिए, हाँ पास रहने चाहिए, दूर नहीं होने चाहिए। तो पास रहने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन की वजह से बोलते हैं कि एनर्जी जो होती है थोड़ी डाउन होती है, और जब रिपल्शन लगता है तो एनर्जी बढ़ती है, तो एनर्जी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पास में है तो बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है तो एनर्जी डाउन है तो स्टेबल है। तो बोलेंगे कि देखो सेकंड और फोर्थ भी एक ही जैसे हैं, यानी इस मॉलिक्यूल को जस्ट ऐसे घुमा दो, उल्टा कर दो, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो बोलेंगे सेकंड और फोर्थ की एनर्जी एक ही जैसी होगी, और सबसे कम एनर्जी होगी थर्ड वाले की। क्यों, क्योंकि थर्ड वाला जो है उसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें आ गई। पहला कि न्यूट्रल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पहला और फोर्थ है, और सेकंड फोर्थ, सॉरी पहला फिफ्थ है, सेकंड फोर्थ है, उनकी एनर्जी एक जैसी होगी, वो भी हमने पढ़ लिया। अब ये पांचवा वाला कि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना कम स्टेबल। तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मैं हमेशा स्टेबिलिटी ही लिखूंगा, तो इसलिए तो ये हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर यही चीज एनर्जी की बात करते हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी। तो ये हो गया पांचवा, ये पांचवा हो गया। अभी हमारा एक लास्ट बचा हुआ है, ठीक है, तो लास्ट वाला खत्म करते हैं फटाफट। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला क्या बोलता है कि यार देखो ये चार्ज वार्ज तो आता रहता है, हाँ हमेशा आता रहेगा रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो चार्ज आता रहेगा एटम्स के ऊपर। तो ये रूल ऐसा बोलता है, जो छठवां वाला रूल होगा कि यार निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये जब जनरेट होंगे तो निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर रहेगा तो स्टेबल रहेगा। उसी तरह पॉजिटिव चार्ज जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के पास रहना चाहिए, हाँ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ द एटम्स participated in resonance having different electronegativity, different electronegativity, then resonating structure where negative charge is on more electronegative atom will be more stable। सिंपल सा है, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने सबसे पहले जब पुराने वाले लेक्चर में जो एग्जाम्पल दिया था ऐसा है। तो यहां पे देखो दो चीज पॉसिबल है, ये इधर जाए और ये इधर जाए। ऐसा अगर गया तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO माइनस, एक ये बन सकता है।
एक मैंने बोला तो उल्टा भी हो सकता है यार, ये इधर आए और ये इधर आए इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे O प्लस। अब देखो यहाँ पे हालांकि टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो सेकंड का तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा नो डाउट, क्योंकि वो न्यूट्रल है। अब पहला और थर्ड में देखो, निगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन के ऊपर है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है। तो यार ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास जहां निगेटिव चार्ज होगा यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, कार्बन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करो तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसके ऊपर निगेटिव रहना चाहिए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे उल्टा हो गया, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, तो इस वजह से जो थर्ड वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू फर्स्ट वाले से। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल बस बता देते हैं, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल है, एक और एग्जांपल बता दे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, तो अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाता हूं। देखो क्या है, ऐसा समझो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल में OH है और उसी के बगल में NH2 है। हालांकि इस तरह का मॉलिक्यूल बड़ा रेयर है, मतलब इस तरह का स्पीसीज फॉर्म होना ही बहुत रेयर है, बट समझने के लिए ऐसा समझो कि यार ये देखो, ये भी रेजोनेंस दे सकता है कार्बन को और ये भी दे सकता है, हाँ, तो हम दोनों बना लेते हैं। अगर नाइट्रोजन ने दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज CH ऐसा आ गया, और अगर ऑक्सीजन ने दिया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा। अब देखो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो देखो एक बात तो याद रखो, सेकंड वाला सबसे लीस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, किसका, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी तुम्हें डिसाइड करना है फर्स्ट और थर्ड में। तो यार देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, यार ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। अगर बात करें, अगर इन दोनों के बीच में कंपटीशन है तो बोलते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यार वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के पास रहना चाहिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो यार ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हालांकि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीजन ज्यादा है नाइट्रोजन कंपैरिजन में, तो इसलिए नाइट्रोजन को अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होगा, तुम्हारा ये फर्स्ट वाला जो है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू तुम्हारा थर्ड वाला। तो ऑक्सीजन नहीं रखेगा, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये एग्जांपल भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको भी लिख सकते हो। ये हो गया तुम्हारा। तो ये सारे के सारे जो है हमने डिस्कशन कर लिए कि भाई कंट्रीब्यूशन देखना है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। अगर एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सॉरी एक से ज्यादा ही होंगे, 2 से ज्यादा होते हैं तो 2 या 2 से ज्यादा है तो किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो वो हम अब क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये 6 जो हमने पॉइंट्स पढ़े, उन 6 पॉइंट्स के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है रेजोनेंस हाइब्रिड में। चलो, तो ये अभी हम लोग, ये हो गया हमारा। अब एक आखिरी पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बड़ा इजी, अभी तुम लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। वो है रेजोनेंस। तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, अभी क्या बोलते हैं कि यार रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को कई बार मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl।
देखो क्या है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, हाँ? क्लोरीन अपना लोन पेयर एक देता है और इधर आपस में क्या भाई रेजोनेंस का चांस है, दिख रहा है उसको, तो चांस को छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे उसको क्या हुआ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। अब देखो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल कंप्लीटली न्यूट्रल था, कंप्लीटली न्यूट्रल है, बट यहां पे क्या होगा, पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब एक प्लस चार्ज एक निगेटिव चार्ज, जब भी कोई अपोजिट चीजें होती है तो उसको हम बोलते हैं पोलराइज हो जाना। जैसे कि तुम लोग अर्थ पे भी क्या है कि एक नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक साउथ पोल बोलते हैं, वो क्योंकि उसका मैग्नेटिक वहां पे क्या है, जो भी तुम उसका मैग्नेटिक क्या बोलते हैं एरिया है नॉर्थ साउथ का, वो अलग अलग होता है, जैसे मैग्नेट में भी होता है एक नॉर्थ साउथ का, उसी तरह क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में या चार्ज के कंडीशन में प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, पोल जनरेट हो गया, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो ये किसके वजह से हुआ, ये रेजोनेंस की वजह से हुआ, और वो रेजोनेंस किसके वजह से आया, ये क्लोरीन की वजह से। भाई अकेले ये नहीं कर सकता था, डबल बॉन्ड नहीं कर सकता था, ये क्लोरीन की वजह से। तो ये क्या बोलते हैं कि द इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है ये, पोलराइजेशन इफेक्ट। द इफेक्ट जनरेटेड या द इफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू रेजोनेंस इनसाइड अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ रेजोनेंस इफेक्ट। भाई रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट आया मॉलिक्यूल में उसी को रेजोनेंस इफेक्ट बोल देते हैं। तो उसका कुछ अभी तुम उसका डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो हर बुक में अलग अलग लिखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है कि भाई जो लोन पेयर पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड या निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की वजह से जो भी तुम्हारा इफेक्ट जनरेट, जो पोलराइजेशन होता है मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डिफिनीशन लिखा है, तो मैं इस वजह से कोई डिफिनीशन नहीं लिखने जा रहा हूं, बस यही समझ लो कि जो भी इफेक्ट, द इफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, सिंपल सा है। हाँ? और वो रेजोनेंस क्या हो सकता है, रेजोनेंस कई तरह से हो सकता है, उसका 6 तरीका है, 6 मैंने तरीके डिस्कस किए हैं, तो वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखो रेजोनेंस में भी दो तरह का इफेक्ट होता है, एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर। इसी को दो ऐसे भी लिखते हैं, प्लस एम क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट है, माइनस एम। अब एक एग्जांपल देंगे, उससे हम समझ जाएंगे कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों में। अभी जैसे मान लो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ऐसा है। अब यहां पे क्या है कि भाई मैंने डिस्कस किया कि ये हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन हमेशा अपनी तरफ खींचेगा पाई बॉन्ड को, उल्टा होने का चांस कम है, वो भी है बट कम है। तो यहां पे देखो क्या होगा, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, CH, ठीक है। देखो यहां पे दो ग्रुप हैं, आप बोल सकते हैं दो, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है भाई, कोई हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस जनरेट करे, तो जो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस जनरेट करता है उसको बोलते हैं वो उसका प्लस आर इफेक्ट है, मतलब इसका प्लस आर इफेक्ट है या प्लस एम इफेक्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे क्या है, CHO ये जो ग्रुप है, ये कार्बन जो ऑक्सीजन है, ये CO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन जो है और कार्बोनिल ऑक्सीजन, तो इसको कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस जनरेट कर रहा है। तो जो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन लेकर रेजोनेंस जनरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं दे आर शोइंग माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। तो यही डिफरेंस है, यही है सिंपल दोनों में, कि प्लस आर इफेक्ट भाई जो इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस शो करेगा उसको प्लस आर बोलेंगे या प्लस एम बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन लेकर रेजोनेंस शो करेगा उसको माइनस एम या माइनस आर बोलेंगे। तो भाई अब यहां पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर रिंग के कंडीशन में, अगर कोई रिंग है उसके कंडीशन में बहुत मैटर करता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन लग गया या क्लोरीन लग गया या नाइट्रोजन लग गया, जिसके पास भी लोन पेयर है जो दे सकता है, तो ये हम क्या बोलते हैं कि इसका क्या है, तुम्हारा प्लस आर इफेक्ट है, हा? या प्लस एम इफेक्ट है। और यहां पे क्या हो सकता है, जैसे कोई ग्रुप, जैसे NO2 ही ले लो तुम, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉन इधर से ले सकता है, बॉन्ड अपनी तरफ खींच सकता है, तो यहाँ पे इसका क्या है, माइनस एम इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है।
तो यहाँ पे कौन हो सकता है जिसके पास भी भाई लोन पेयर है? हाँ, तो तुम्हारा जैसे OH ग्रुप हो गया, हाँ, NH2 ग्रुप हो गया, और कौन हो सकता है? OR हो गया, और क्या हो सकता है तुम्हारा? SH हो सकता है, या फिर तुम्हारा हेलोजेंस हो सकते हैं, हाँ, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इनका क्या है? प्लस आर या तुम्हारा प्लस एम इफेक्ट है। और यहाँ पे कौन हो सकता है? मेनली जो भी कार्बोनिल्स हैं, जैसे कि तुम्हारा CHO हो गया, हाँ, और कोई भी जो कार्बोनिल ग्रुप वाले हैं, तो इसको बेटर ये लिख लो ऐसा, क्योंकि ये तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके अलावा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, तुम्हारा कीटोन हो सकता है, जो भी जहां पे भी एक कार्बोनिल ग्रुप है वो शो करेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? NO2 बहुत बड़ा एग्जांपल है। NO2 का एग्जांपल सबसे ज्यादा एनकाउंटर करोगे तुम लोग, सबसे ज्यादा दिखेगा। इसके अलावा CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो ग्रुप, साइनाइड नहीं बोलते हैं, कई बार लोग साइनाइड बोलते हैं, वो साइनाइड गलत वर्ड यूज करते हैं। तो ये साइनो ग्रुप है, या इसको नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये जो है, ये मेनली तुम्हारे जनरली तुम देखोगे ये तीन तुम्हें ज्यादा दिखेंगे तुम्हारा किसमें? -R या -M इफेक्ट में। तो ये तुम्हारा हो गया रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस में हमने क्या क्या पढ़ा। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल में कब क्या रेजोनेंस लगेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस है। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस ये तुमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज के लेक्चर में रूल्स ऑफ रेजोनेंस। हाँ, उसके अलावा क्या पढ़ा तुमने कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा तुम्हारे रेजोनेंस हाइब्रिड में। उसके अलावा तुम्हारा रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, एंड उसके बाद +M या +R और -R-M इफेक्ट क्या होता है। तो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये जो +R+M या -R-M जो देख रहे हो तुम लोग, ये जब हम लोग आगे के लेक्चर्स में जाएंगे तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जस्ट एक तुम्हारा इंट्रोडक्शन टाइप का, वहां पे जब हम लोग जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कौन +R शो करता है, कौन -R शो करता है। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस के बारे में। अभी तक हमने जितना पढ़ा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे इस पे जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के लिए हमने एक अलग से लेक्चर रखा है। देखो हमने क्या किया है, इंडक्टिव इफेक्ट अलग पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन अलग पढ़ेंगे, रेजोनेंस अलग पढ़ेंगे। अब क्या है, हमने क्वेश्चन जब तीनों अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे थे तो हर टॉपिक पे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये सारे इफेक्ट लगेंगे, रेजोनेंस भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा और तुम्हारा इंडक्टिव भी लगेगा। तो अभी हमें एक ऐसा लेक्चर इसके बाद जो होगा वो हम सिर्फ इस पे रखेंगे कि भाई तीनों, अगर तीनों इफेक्ट लग रहे हैं, हाँ, तो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। तो जब हम उसको सॉल्व करने लगेंगे तो फिर जो है हमारा एक अच्छा कमांड आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस के बारे में। अब एक चीज हमेशा याद रखना, इसके पहले मैंने डिस्कस किया है कि रेजोनेंस जो है सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करें तो उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में कंप्लीट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल मूवमेंट होता है। और जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो एक हाइपोथेसिस है कि बॉन्ड ब्रेक होके रेजोनेंस होता होगा, जो कि इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है। बॉन्ड ब्रेक होना इतना आसान नहीं होता है। तो इस वजह से रेजोनेंस का हमेशा सुपीरियर रखते हैं। हाँ, एक दो एक्सेप्शन है, वो भी बाद में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, इसको तुम लोग अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।